नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी घर पर मस्त होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके छात्रावास अधीक्षक एग्जामिनेशन के लिए। विगत 2 वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो चल रहा था हमारा क्या, छात्रावास अधीक्षक की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी के जो प्रश्न पत्र हैं उसको मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं। आज मैं तीसरा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। तीसरे प्रश्न पत्र में हम जो चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक होगा इंटरनेट के उपयोग, वायरस और एंटीवायरस। छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो आज आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ये मान के चलिए आपके 100 प्रश्न तैयार होंगे और 100 प्रश्न के जो ऑप्शन है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जो स्टूडेंट कंप्यूटर के जानकार हैं, अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको क्या होगा कि उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। 100 प्रश्नों को जब मैं डील करूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं नई नई चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है कि नहीं? तो वीडियो में मेरे आप क्या है, अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करना है भाई, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। बिल्कुल अच्छा लगता है, उससे क्या उत्साहवर्धन मिलता है। जो मैं यहाँ आपके लिए आ रहा हूँ और आपकी तैयारी करवा रहा हूँ तो मुझे भी खुशी अच्छी लगता है कि मुझे भी खुशी मिलेगी कि भाई मेरे जो स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं और वो उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको करना क्या होगा, आप एक ब्लैंक पेपर लेंगे, 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद यहां पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, वहां पर आप आंसर टिक करेंगे। मैं आंसर का डील करूंगा, सही होगा तो राइट लगाएंगे, गलत होगा तो रॉन्ग लगाएंगे। लास्ट में 0.25 माइनस मार्किंग के साथ आपको करना क्या होगा, आप अपना नंबर डिस्प्ले करेंगे। कहां पर डिस्प्ले करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। तो ये मान के चलिए कि यहां पर आपकी एक ऑनलाइन प्रकार से आपकी टेस्ट हो रही है, ठीक है कि नहीं? मेरे और भी वीडियोस के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारी वीडियोस को देखना है और छात्रावास अधीक्षक की तैयारी मजबूती के साथ क्या है आपको करनी है जी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि छात्रावास अधीक्षक के जो वस्तुनिष्ठ जो सॉल्व पेपर है ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। आपको 10 जगह से बुक्स छाट के वस्तुनिष्ठ निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह में क्रम वार, टॉपिक वार आपको वस्तुनिष्ठ छात्रावास अधीक्षक की इस किताब में मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये मान के चलिए अगर आप छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप थ्योरी पढ़िए और एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर छात्रावास अधीक्षक आप पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की जो मेन बुक है हमारी, वो 2 पार्ट्स में आपको अवेलेबल है, आपके नजदीकी बुक स्टॉल में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम में जो हमारे जो ऑनलाइन परचेस का लिंक है वहां से आपको मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन आपको हमारे लिंक पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो कंप्यूटर का जो 12th एडिशन का जो बुक है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। एआई से संबंधित चैप्टर, डीबीएमएस से संबंधित चैप्टर इसमें ऐड किए गए हैं, ओएसआई मॉडल से संबंधित सारी जानकारी इसमें ऐड की गई है। साथ ही जो नए प्रश्न है वो आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो हमारी किताब है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीरीज की तरफ चलते हैं। आप सभी तैयार हो जाइए, साथ साथ आपको आंसर टिक करते चलना है और लास्ट में बिल्कुल मुझे आपको नंबर बताना है। आप मुझे नंबर बताएंगे कितने मार्क्स आपको मिले हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर आपको मिल रहा है पहला प्रश्न। ईमेल एड्रेस में hotspot@yahoo.com में हॉटस्पॉट कहलाता है। ये जो लिखा हुआ है हॉटस्पॉट, ये क्या कहलाता है? ये यहां पर आपका लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है? तो बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है सर्वर नेम, क्लाइंट कंप्यूटर, पासवर्ड, यूजर नेम। ये कहलाता है हमारा यूजर नेम। कभी भी यूजर नेम की जो शुरुआत होती है, मतलब ईमेल एड्रेस की शुरुआत होती है यूजर नेम से होती है, फिर @@ का निशान होता है जो सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? यहां पर जो लिखा होता है डोमेन नेम लिखा होता है कि कौन सा डोमेन है जो कि आपको ईमेल करने की सुविधा प्रदान कर रहा है, और जो लास्ट में जो लिखा रहता है ये कहलाता है हमारा डोमेन का एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है? तो ये हो गया यूजर नेम, ये हो गया डोमेन नेम और ये हो गया डोमेन एक्सटेंशन। जब भी आप यूजर नेम लिखते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न देखिए, मैंने बोला है कि मैं कुछ कुछ चीजें बताते जाऊंगा हर प्रश्न में जो कि आपके लिए फैक्ट बनेगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए लाभप्रद होगा। तो अभी मैं फैक्ट बताने वाला हूं, चाहे तो नोट करें उसे, कि पहले यूजर नेम केस सेंसिटिव हुआ करता था। अब यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं है। कहने का मतलब ये, अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं और ईमेल भेजने के लिए पहले आप लिख ऐसा abc@gmail.com ऐसा आप लिखते हैं, या फिर आप लिखिए
a@gmail.com लिखे, या आप लिखे a छोटा b और बड़ा C @gmail.com लिखे। ये तीनों ही कंडीशन में क्या करेगा, आप ईमेल भेज पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि ये स्मॉल लेटर लोअर केस में ही लिखना पड़ता था, पर अब ये जो है मैंडेटरी नहीं है, पर ये भेजते समय की बात है ना, भेजते समय आप कैसे भी लिखें आप भेज सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट आधारित कंप्यूटर जिससे इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट वर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, अपना आंसर करिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, इसका आंसर होगा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है इंटरनेट आधारित कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जरा समझते हैं। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मान के चलिए आपके आपके इंटरनेट जो आपने शब्द यूज करते हो, इंटरनेट से आप डेटा को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में लेकर आते हो, तो जहां से आप डाउनलोड करके लाते हो जरूर वो फाइल कहीं ना कहीं स्टोर होगी, कहीं ना कहीं सेव होगी। ठीक है, तो ऐसा लोकेशन, इंटरनेट का वह लोकेशन जो बहुत से डेटा को अपने डेटाबेस में या डेटा सर्वर में स्टोर करके रखता है और आप उन सेवाओं का लाभ अपने कंप्यूटर में लेते हो, वो कहलाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। उस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में आपको उस क्लाउड के अंदर में आपको बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, सर्वर मिल जाते हैं। ये सर्वर क्या करते हैं, बहुत सारे फाइल का कनेक्शन अपने पास रखते हैं। सर्वर बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर उसके पास बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क होते हैं और उन हार्ड डिस्क में बहुत से डेटा स्टोर करके रखे जाते हैं। वो ऐसे डेटा होते हैं जो आपको अपने यूज के लिए चाहिए। जो आप जहां पर आप जो होते हो वो होते हो क्लाइंट होते हो। आप क्या होते हो जी, क्लाइंट होते हो। और क्लाइंट जो रहता है वो रिक्वेस्ट करता है किसके पास, सर्वर के पास। किस चीज के रिक्वेस्ट करता है, फाइल के रिक्वेस्ट करता है। तो क्लाउड इंटरनेट का वो लोकेशन है जहां पर बहुत से सर्वर्स होते हैं। उन वो सर्वर्स आपकी सुविधा के लिए बहुत से डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल आपको 15 जीबी का एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी फोटोज सेव होती है, गूगल फोटोज। और 15 जीबी से अधिक आपको अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो जो 15 जीबी का स्पेस जहां पर स्टोर किया गया है वो लोकेशन कहलाती है क्लाउड। और क्लाउड हमेशा कहां होता है जी, अब सामान्य ऐसे देखते हैं तो क्लाउड आसमान, बादल ऊपर आसमान में होता है। तो भाई क्लाउड से कोई भी चीज नीचे लेके आओगे, बादल से कोई भी चीज नीचे लाओगे तो उसको क्या बोलोगे आप, डाउनलोड बोलोगे। और कोई भी चीज को अपने सिस्टम से आसमान में फेंकोगे, बादल में फेंकोगे तो बोलोगे अप करना, अप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बोलोगे अपलोड। तो वही है, क्लाउड से कोई भी सिस्टम, कोई भी फाइल को अपने सिस्टम में प्राप्त करना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। और अपने सिस्टम से कोई भी चीज क्लाउड में डालना, सेव करना, अपलोड कहलाता है। जैसे कि आप फेसबुक में फोटो अपलोड करते हो और ईमेल वेब ब्राउजर से कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, ये डाउनलोड और अपलोड वाली बात हो गई। तो ये हो गया हमारा क्लाउड। क्लाउड के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस के समूह होते हैं, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को रखता है, स्टोरेज डेटा इसके पास होता है, सर्वर्स होते हैं और उन्हीं के अंदर में ये फाइल्स को रखता है जिसके लाभ हम क्लाइंट उठाते हैं, जो हम इंटरनेट से राउटर या स्विच के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं इंटरनेट से, हम उनके लाभ उठाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस में कितने बीट होते हैं, 32 बीट, 48 बीट, 8 बीट, 16 बीट। आंसर यहां पर क्या होगा अपना, आप टिक करिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। एक आईपी एड्रेस में ऑप्शन के आधार पर 32 बीट होते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन 32 बीट की जगह इनमें से अगर 128 बीट होता, कहीं पर 128 बीट लिखा होता, तो आंसर हो जाते ए और बी दोनों, मतलब 32 भी होता और 128 भी होता। क्यों होता, अगर मैं IPv4 आईपी एड्रेस की बात करता हूं तो वो 32 बीट का होता है, और वहीं पर IPv6 आईपी एड्रेस की बात करता हूं तो 128 बीट का होता है। IPv6 का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है, नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का और प्रत्येक नेटवर्क का अपना एक लॉजिकल पता होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मेल भेजना है या मैसेज भेजना है या कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करनी है, तो सामने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होगा तभी हम भेज पाएंगे, अन्यथा नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, अब आईपी एड्रेस जो होता है उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस 32 बिट का कैसे होता है। सर ये मेरे को बता दो, तो 32 बिट कैसे होता है कि आईपी एड्रेस जो होते हैं ना वो 4 पार्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये याद रखिएगा,
IPv4 आईपी एड्रेस जो है ये टोटल कितने पार्ट के होते हैं? 4 पार्ट के होते हैं, 4 भाग में बटे होते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। प्रत्येक भाग को डॉट के निशान से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और जो प्रत्येक पार्ट होते हैं इसका एक भाग जो होता है वो 8 बीट का होता है, और 8 बीट है और 4 पार्ट है तो 8 गुणी 4 टोटल हो गए हमारे 32 बीट का हमारा क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। इस आईपी एड्रेस को लिखने के लिए हम डेसिमल वैल्यू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से डेसिमल वैल्यू का प्रयोग करते हैं। मैं लिख सकता हूं 111.110.12.11। तो ये 4 भाग में हुआ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, जिसको मैंने डॉट के निशान से अलग किया, ये हो गया मेरा आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के विषय में एक बात और ध्यान में रखनी है कि आईपी एड्रेस के बीच में यहां पर जो ये डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, ये मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसी एक पार्ट जो ये 8 बीट का है, इस 8 बीट के एक पार्ट को क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। इसी एक ऑक्टेट को मैंने यहां पर बड़ा सा आपको बना के रखा हुआ है, इसी को मैं बता रहा हूं। तो प्रत्येक, हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हमारी भाषा नहीं समझ सकता। कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। और बाइनरी में 2 डिजिट आते हैं, 1 और 0, और इसका आधार होता है बेस 2 होता है, और बाइनरी नंबर कन्वर्जन 2 के आधार पर आगे बढ़ता है। तो अगर मैं यहां पर समझता हूं कि पहला जो मेरा बीट है, बीट के पहले बॉक्स में क्या आएगा हमारा? 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 6, 7 तक ही जाएगा। 8 बीट है, 8 बॉक्स बनेंगे। अगर मैं प्रत्येक बॉक्स को फिल कर दूं 0 से, तो भाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 0 हो जाएगी। मतलब कि एक आईपी एड्रेस 000.000.000.000 तक हो सकता है। दूसरा, अगर मैं सारे वैल्यू को 1 कर दूं, 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका मतलब हो गया सारे सर्किट ऑन हो गया। इसको 1 से लेकर 128 तक को पूरा जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 255। तो इस 8 बीट के अंदर में मैं 255 से बड़ा वैल्यू नहीं रख सकता। तो मतलब कि मैक्सिमम एक आईपी एड्रेस 255.255.255.255, इससे बड़ा आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। मतलब कि आपको जब पूछेगा, पिछले बार पूछा था छात्रावास अधीक्षक कि अगर आईपी एड्रेस जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 255 से अधिक नहीं होगी, तो यहां पर आप देखना जो भी लिखा होगा वो 0 से 255 के बीच आ रहा है कि नहीं। अगर 255 के बीच आ रहा है तो आईपी एड्रेस सही होगा, और नहीं आ रहा है तो आईपी एड्रेस आपका क्या हो जाएगा? गलत आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो ये हो गया आईपी एड्रेस। 32 बीट का होता है, 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट 8 बीट का होता है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 250 255 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। तो यहां पर आपका एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को कहा जाता है कुकीज, स्पूल, स्पैम, स्पूक। अपना आंसर दीजिए। मेरा आंसर है यहां पर, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? स्पैम कहा जाता है। स्पैम मतलब होता है ऐसे अवांछित मेल या मैसेज जो आपके कंप्यूटर में आपकी इच्छा के बगैर लाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पैम। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। इसके विषय में कुछ और बातें बताता हूं। स्पैम जो होता है ये एक एड का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। किसका? एडवर्टीजमेंट का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कहने का यह मतलब होता है कि आपकी इच्छा के बगैर बहुत सारे मैसेजेस आपके ईमेल में और आपके मोबाइल में आते रहते हैं। मतलब कई कई कंपनीज के आते हैं, आपने तो नहीं मांगा पर वो देते हैं। अगर उसमें से कोई चीज आपकी काम की हो गई तो आप क्या करते हैं? उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो एक प्रकार से आपने एडवर्टीजमेंट किया। ये अच्छा माध्यम इसलिए है कि मैं अपने सिस्टम से जब मेल भेजूंगा, तो मान लो मेरे मेल का साइज 1 MB का है और मैंने 1000 लोगों को मेल भेजा, तो मेरा तो 1% हो रहा है, और एक उस 1 MB डेटा, मान लो 1 MB का मेरे पास फाइल है, तो मेरे पास मेरा कितना डेटा खर्च हो रहा है? मेरा 1 MB डेटा खर्च हो रहा है। मैंने भेजा तो मेरा 1 MB डेटा खर्च हुआ, परंतु जो 1000 लोगों ने डाउनलोड किया उनका खर्च किसके ऊपर जा रहा है? मेल, इसको पढ़ने का खर्च किसके ऊपर जाएगा? उनके इंटरनेट के ऊपर जाएगा। तो मेरा थोड़ी खर्च हुआ, खर्च तो उनका हुआ। इसीलिए ऐड का एक अच्छा माध्यम है कौन सा? हमारा स्पैम। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, इसे कहा जाता है आईपी एड्रेस, मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, अटैचमेंट। अपना आंसर करिए। मेरा आंसर है यहां पर मेल बॉक्स कहा जाता है। जहां पर हम ईमेल्स को स्टोर करके रखते हैं वो मेल बॉक्स कहा जाता है।
आईपी एड्रेस तो मैंने बताया कि लॉजिकल पता होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। हाइपर लिंक वो लिंक होता है जो नीले अक्षरों में हमको दिखाई देता है और इंटरनेट में नीले अक्षरों पर दिखाई देता है, और जिसे क्लिक करने पर हम किसी दूसरे पेज के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, हाइपर लिंक है। अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट ईमेल का वह लोकेशन होता है जहां पर हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं भेजने के लिए, किसको? रिसीवर के पास भेजने के लिए। हम होते हैं सेंडर, सामने होता है रिसीवर, उसे जब भेजते हैं तो अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी द्वारा एजेंसी का प्रोजेक्ट था? एनएसएफ, एआरपीए, एनएसए, पेंटागन। अपना आंसर करिए। मेरा आंसर है यहां पर अर्पा नेट, विश्व का पहला नेटवर्क जो कि यूएससी के मिलिट्री डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि युद्ध चल रहा था और युद्ध में अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेकर जा रहे हैं तो बीच में अगर बमबारी हो गई, गोली लग गया तो खतरा हो जाएगा। उससे बेटर है कि दो सिस्टम को एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाए और मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाए। तो इस तरीके से कनेक्ट किया गया, उसका नाम रखा गया अर्पानेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी 1969 में ये हमारा सामने आया। कौन सा? पहला नेटवर्क अर्पानेट। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1991, 26 जनवरी 1991। तो यहां पर अपना आंसर करिए। मेरा आंसर है यहां पर आपके लिए कि 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को पहली बार भारत में इंटरनेट क्या हुआ? शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एसएमटीपी, एमएसटीपी। अपना आंसर करिए। बहुत ही सामान्य प्रश्न है, ठीक है। तो मैं यहां पर अपना आंसर लेता हूं कि कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। तो याद रखेंगे एमएसटीपी प्रोटोकॉल नहीं है। तो टीसीपी आईपी क्या है? तो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है जो टीसीपी प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल को समाहित किया हुआ है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। वहीं पर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का प्रयोग होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एसएमटीपी प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम होता है कि अगर कोई सेंडर मेल भेजना चाहता है तो वो मेल सर्वर तक भेज पाता है, मेल सर्वर तक। तो एसएमटीपी सिर्फ मेल सर्वर तक मेल भेजने का काम करता है, ना कि दूसरे यूजर तक, रिसीवर तक मेल को नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ मेल को लेगा और मेल सर्वर तक पहुंचाएगा। अगर गूगल कंपनी का जीमेल आप कर रहे हो तो आपके सिस्टम से मेल निकलेगा और जीमेल के सर्वर में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। बस वहीं तक एसएमटीपी, रिसीवर तक नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। रिसीवर तक पहुंचाने के लिए फिर दूसरा प्रोटोकॉल आएगा आपका, ठीक है। चलिए, पीओपी प्रोटोकॉल आएगा या फिर आईमेक प्रोटोकॉल आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ अगले स्लाइड में मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में प्रश्न है हमारा, विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ईमेल, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है ना जी, वो होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ दोगे या 2-3 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दोगे और बोलोगे कि इंटरनेट है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो कहलाएगा नेटवर्क। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी फिजिकल, वायर्ड या वायरलेस माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। और इसी प्रकार के बहुत सारे नेटवर्क को संपूर्ण विश्व में आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? इनवैलिड पिन, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ड्राइंग बनाना, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सामान्य सा है। आंसर करिए। आपका यहां पर आंसर होने वाला है आंसर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में लेते हैं। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल, वेब पेज, वेबसाइट, ईमेल, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा क्या? वेब पेज कहा जाता है। यहां पर क्या कहा जाएगा? वेब पेज कहा जाएगा। जब आप वेब पेज देखते हैं, ठीक है, यहां पर मैं सर्च करता हूं कोई चीज, ठीक है, मैं यहां पर नॉर्मल सीजी व्यापम लिखता हूं। तो यहां पर मैंने सीजी व्यापम लिखा। तो यहां पर जो मुझे प्राप्त हो रहा है, यहां पर जो मुझे लाइन से दिख रहा है, इसे कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब मैं पहले लिंक को क्लिक करता हूं। क्लिक करते साथ मुझे यहां पर एक वेब पेज मिल रहा है। ये वेब पेज जो है ये कलेक्शन ऑफ क्या है?
सॉरी वेबसाइट मिल रहा है। ये वेबसाइट जो है ये कलेक्शन ऑफ क्या है, वेब पेजेस। अभी ये एक वेबसाइट है, इसका सिंगल एकल डॉक्यूमेंट, ये मैं नोटिस पे क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ये कहलाया वेब पेज। तो ये पूरी जो कहलाई वेबसाइट और ये सिंगल कहलाया वेब पेज। तो एकल डॉक्यूमेंट हमारा कहां पर रहता है जी, तो वेब पेज में रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेंडर का पता ईमेल में किस हिस्से में लिखा जाता है? ऑप्शन है टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, अटैचमेंट। आप लोग आंसर करें। तो सेंडर मतलब कौन, भेजने वाला, ठीक है, और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला। तो प्राप्तकर्ता रिसीवर का एड्रेस लिखा जाएगा टू में, रिसीवर का एड्रेस, और सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा फ्रॉम में। सेंडर का तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेंडर का जो एड्रेस रहेगा वो फ्रॉम में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वेब पेज के अंतिम में जाने के लिए की गई शॉर्टकट की कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? एंटर, होम एंड स्केप। बताइए, अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हम प्रयोग करेंगे किसका जी? एंड की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर होम पेज में जाना है तो होम की का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर जिस पेज के आप मान लो आप मेन किसी एक वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं और इसके बहुत सारे टैब हैं, ये होम टैब है, आप सेकंड नंबर के टैब में है और आप पिछले टैब में वापस आना चाहते हैं तो किसका क्लिक करेंगे? आप स्केप की का प्रयोग करेंगे पिछले पेज में वापस जाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाला हॉटस्पॉट की सुविधा किस प्रोटोकॉल का पालन करती है? WLL, वाईमैक्स, लैन, WAP, वेप। बताइए क्या होगा ये? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा वेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो वेप होता है इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात समझते हैं। वेप स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर अ माइक्रो ब्राउजर एंड इट एनेबल एक्सेस टू द इंटरनेट इन मोबाइल। मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यह सुविधा बनाई गई, माइक्रो ब्राउजर्स के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यह सुविधा बनाई गई ताकि आप वायरलेस, बिना किसी फिजिकल माध्यम से जुड़े हुए इंटरनेट का उपयोग अपने मोबाइल्स में कर सके। ठीक है, इट यूज द मार्कअप लैंग्वेज WML। ये मार्कअप लैंग्वेज WML का प्रयोग करता है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज न कि HTML का प्रयोग करता है। HTML किसके लिए? जब आप एक कंप्यूटर में एक वेबसाइट एक वेब ब्राउजर में ओपन कर रहे हो तब आप HTML का प्रयोग करोगे। पर अब मोबाइल्स की जब बातें आ रही हैं और माइक्रो ब्राउजर्स की बातें आ रही है तब वहां पर वो WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। क्या है कि वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि WAP वेब का हम यूज करते हैं हमारे जो हॉटस्पॉट जो कनेक्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, और राउटर के माध्यम से हम अपने सिस्टम में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम हमारा वेब प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न में आगे। अच्छा, और प्रश्न था क्या वहां पर? हाँ ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे इस पेज से, इस स्लाइड से। स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, WWW का आविष्कारक किसे माना जाता है? आंसर करिए। जेम्स गोसलिंग, डेनिस रिची, एडवर्ड कैशियन, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होने वाला है? वर्ल्ड वाइड वेब के जो संस्थापक माने जाते हैं, किनको माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब वहीं पर आ गया कि जेम्स गोसलिंग क्या है? जेम्स गोसलिंग कौन है? तो इसे कहा जाता है फादर ऑफ जावा कहा जाता है जी। जावा लैंग्वेज के फादर हैं, जावा के फाउंडर है कौन? जेम्स गोसलिंग। ये याद रखेंगे। और वहीं पर डेनिस रिची जो आपको दिख रहा है ये है सी लैंग्वेज के फाउंडर, संस्थापक। सी लैंग्वेज को बनाने वाले हैं कौन? डेनिस रिची। तो जेम्स गोसलिंग जावा, टिम बर्नर्स-ली WWW और डेनिस रिची सी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स में कराते चल रहा हूं। जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? 20 KB, 20 MB, 25 MB, 25 KB। अपना आंसर करिए फटाक से। चलिए मैं बताता हूं, आंसर है इसका 25 MB। ठीक है, 25 MB। तो आप पूछोगे सर जीमेल में अगर मुझे 25 MB से बड़ी फाइल भेजनी तो मैं क्या कर सकता हूं? तो भाई आप दो काम कर सकते हो। पहला काम, अगर आपके पास 30 MB की फाइल है तो इसे आप
कंप्यूटर के डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी के माध्यम से इसकी साइज को कर लो 15 MB, इसकी साइज को छोटा कर लो फाइल कंप्रेस करके और जिप्ड फाइल को ईमेल कर दो, पहला तरीका। दूसरा, अगर आपके पास 1 GB 2 GB की ऐसी बड़ी फाइल्स है तो उसको आपको क्या करना है जी, उसको आपको अपने गूगल डॉक के अंदर में, गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर में सेव कर देना है, गूगल डॉक्स में स्टोर कर देना है और उसकी लिंक को मेल कर देना है, जिससे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो गूगल डॉक्स के माध्यम से क्या कर ले, आपके बड़ी बड़ी फाइलों को एक्सेस कर ले। तो दो बातें पता चल गई कि छोटी फाइल भेजना है तो कैसे भेजें और बड़ी फाइल भेजना है तो गूगल डॉक के माध्यम से कैसे भेजें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहले ईमेल का आविष्कार किया गया? 1971, 1969, 1970, 1972। तो देखिए यहां पर ईमेल की बात आ रही है, तो ईमेल तो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तब भेज पाओगे जब दो सिस्टम आपस में कनेक्ट होंगे। और पहली बार सिस्टम हमको कनेक्ट होते कब दिखा था? तो 1969 में दिखा था। कहां पर दिखा था? तो हमको दिखा था, कहां दिखा था? अर्पानेट में दिखा था, अर्पानेट में दिखा था। और इसी अर्पानेट में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच मेल को ट्रांसफर किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया, सॉरी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन के द्वारा पहली बार ईमेल सेंड किया गया। तो ईमेल के आविष्कारक हम लेते हैं रे टॉमलिंसन या आर्ट सैमुअल टॉमलिंसन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? कोडेक्स, वॉर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो अपना आंसर करिए आप लोग। ठीक है, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा कोडेक्स। कोडेक्स एक मालवेयर नहीं है। अब बात आती है कि मालवेयर क्या होता है? क्या जी? मालवेयर क्या होता है? तो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि वायरस और मालवेयर दोनों ही द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। जब मैं कोई 4 लाइन का कोड लिखता हूं, क्या लिखता हूं? 4 लाइन का कोड लिखता हूं, मैं एक पीस ऑफ कोड लिखता हूं और ये पीस ऑफ कोड हमारे सिस्टम के अंदर में जाता है और हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। ठीक है, रीस्टार्ट कर रहा है, सिस्टम को हैंग कर रहा है, सिस्टम को स्लो बना रहा है। ठीक है, फाइल को डिलीट कर रहा है, फाइल को डिलीट कर रहा है, साथ ही अपनी कॉपी खुद बना रहा है, अपनी कॉपी खुद बना रहा है। मतलब इस प्रकार के काम कर रही है पीस ऑफ कोड। तो इसको मैं बोलूंगा क्या? वायरस। ये क्या कहलाएगा? मेरा वायरस कहलाएगा। तो वायरस एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि सिस्टम के अंदर में जाकर हमारे सिस्टम की आंतरिक गतिविधि को प्रभावित करता है, सॉफ्टवेयर को हार्म करता है। अब मैं बोल रहा हूं मल्टीपार्टाइट, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, रेजिडेंट, ठीक है कि नहीं, मैक्रो, फाइल इंस्पेक्टर, फाइल इन्फेक्टर, वेब स्क्रिप्टिंग, ये जो मैंने कहा ये सब वायरस के प्रकार हैं, टाइप ऑफ वायरस हैं। जो मैंने बोला उसे नोट कर लेंगे, ये सब वायरस के प्रकार हैं। और वहीं पर जब ऐसी एक कोड का सेट, दूसरे कोड का सेट, तीसरे कोड का सेट और चौथे कोड का सेट, मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कॉल्ड प्रोग्राम, यहां पर मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम को कहे हम लोग वायरस। और अगर मैं कह दूं एक सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर कह दूं, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम नहीं, पूरा एक सॉफ्टवेयर है, मार्केट में खरीदोगे तो परचेस करने से मिल जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, आपके सिस्टम के अंदर की डेटा को चुराने के लिए बनाया गया हो, आपके व्यक्तिगत डेटा चुराने बनाया गया हो, आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर हो, तो उसे आप क्या कहोगे? मालवेयर कहोगे। ठीक है, आप किसी भी वायरस को मालवेयर कह सकते हो, पर किसी मालवेयर को वायरस नहीं कह सकते। जैसे कि एक मालवेयर का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, की लॉगर, एक स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सब क्या है हमारे? रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, ये सब क्या है? ये सब हमारे मालवेयर है। इन मालवेयर को, इस की लॉगर को, स्पाईवेयर को, एडवेयर को, रैंसमवेयर को आप वायरस नहीं कह सकते। परंतु अगर मैं बात कर दूं कि बूट सेक्टर,
तो उसको आप बोल दोगे क्या, वायरस बोलोगे उसको, वो वायरस है। इन मालवेयर, इन शब्दों के लिए आप वायरस प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु जो हमारा वायरस है ये किस किस अंदर में आता है, ये स्वयं किसके अंदर में आता है, मालवेयर के अंदर में आता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर है, तो हाँ मान लोगे हाँ मालवेयर है भाई। आपको बोला जाएगा कि बूट सेक्टर एक टाइप ऑफ मालवेयर है, तो आप बोल दोगे हाँ मालवेयर है। परंतु अगर ये बोल देंगे कि स्पाईवेयर एक वायरस है, तो आप बोल दोगे गलत। तो फिर एक सेंटेंस बन के तैयार होता है, वो सेंटेंस ऐसा है कि प्रत्येक वायरस को आप मालवेयर कह सकते हो, पर प्रत्येक मालवेयर को आप वायरस नहीं कह सकते। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। तो यहां पर कोडेक्स जो है वो हमारा मालवेयर नहीं है, वहीं पर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और वायरस ये हमारे मालवेयर हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सीवीवी का पूर्ण रूप होता है कार्ड वर्चुअल वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन कोड, कार्ड क्या लिखा है, वोटाइल वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करना है जी आपको, इसका करिए अपनी तरफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आंसर है, आसान है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये सीवीवी कहां लगा होता है, कहां लिखा होता है, तो आप देखेंगे कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे 3 अंकों का एक नंबर रहता है, वो होता है हमारा सीवीवी, जो कि आपके बारे में, आपके अकाउंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आपके कार्ड सिक्योरिटी कोड को भी उसके अंदर में स्टोर करके रखता है। कौन, आपका सीवीवी रखता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, उपरोक्त सभी। अपना आंसर करिए। मेरा आंसर है यहां पर आपके लिए, ये करता है उपरोक्त सभी। आप फ्लॉपी डिस्क में भी कोई वायरस डाल के सिस्टम में डाल सकते हो, हार्ड डिस्क में भी डाल सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी में भी डाल सकते हो। अब यहां पर एक बढ़िया बात बताता हूं कि आप चाहे किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डालो वायरस कंप्यूटर में, या ऑनलाइन माध्यम से वायरस डालो, वायरस तब तक नहीं फैलेगा जब तक उसे आप क्या नहीं करोगे, ओपन नहीं करोगे। ओपन करोगे तभी वो जाके किसी फाइल से क्या करेगा, अटैच होगा और आपके सिस्टम को प्रभावित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो मेरी बात ध्यान में रखना कि वायरस तब फैलेगा जब उसे हम सिस्टम के अंदर में ओपन करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किसी कंपनी में काम करने वाला इंटरनेट का एक छोटा प्रकार, किसी कंपनी में काम करने वाले इंटरनेट का एक छोटा प्रकार एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, ऑन्ट्रानेट, इंट्रानेट। ठीक है आप बाहेगा, तो क्या करना है आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, तो किसी कंपनी में काम करने वाला इंटरनेट का एक छोटा प्रकार कहलाता है इंट्रानेट। ठीक है, मेरा आंसर हो गया यहां पर इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, मान लेते हैं एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर में मैंने 6 कंप्यूटर्स का आपस में जोड़ा किसी माध्यम से, और इसका मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया नेटवर्क। जब एक ऑफिस के अंदर में छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैंने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क का मैं बाहरी दुनिया से संपर्क काट दूं, ठीक है, बाहरी दुनिया से संपर्क काट दूं, कहने का मतलब कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपस में ही जुड़े हुए हैं, और आपस में ए सिस्टम बी से, बी सिस्टम सी से, सी सिस्टम डी से आपस में ही सिर्फ डेटा का आदान प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में, एक लेन के अंदर में, बाहरी दुनिया से अलग कटे हुए हैं, तब इसे आप क्या कहोगे, इंट्रानेट कहो। क्लियर है, यही इंट्रानेट की परिभाषा है कि एक छोटे से ऑफिस के अंदर में अगर कम्युनिकेशन उसी ऑफिस के अंदर में ही सीमित रहे, बाहर के लोग ना जाने, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रानेट कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इसी में अगर मैं उसको सिक्योरली बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दूं, सिक्योरिटी के साथ सिक्योरली बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर दूं, तो वो क्या कहला जाएगा, एक्स्ट्रानेट कहला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही, डिनायल ऑफ सर्विस के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म्स, ज़ॉम्बी। अपना आंसर करिए। तो यहां पर आंसर होने वाला है क्या, ज़ॉम्बी। ठीक है, तो सबसे पहले डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, डिनायल ऑफ सर्विस को समझते हैं। देखिए, क्लाइंट जो होता है, आप होते हो क्लाइंट, हम होते हैं क्लाइंट। क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है किसके पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है किसी फाइल के लिए।
तो इंटरनेट में ये फाइल का कलेक्शन रखा होता है सर्वर, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फाइल के रूप में हमको मिल जाता है सर्वर से। अब एक काम मैं करता हूं, मैं यहां पर ये जो इनका कम्युनिकेशन मीडियम है, इस कम्युनिकेशन मीडियम में मैं क्या करता हूं, कोई ऐसा वायरस डाल देता हूं जो कि इस पूरे लाइन को बिजी कर दे। ठीक है, इसका मतलब जो क्लाइंट है वो सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहा है, और सर्वर जो है वो अपनी सुविधाओं का लाभ क्लाइंट को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हमारी लाइन बिजी हो गई, व्यस्त हो गई। वायरस के फ्लड होने के कारण, बाढ़ आने के कारण वायरस को किसी हैकर ने हमारे कम्युनिकेशन लाइन के बीच में डाल के उसे बिजी कर दिया और इन दोनों के बीच के संचार को बाधित कर दिया। तो यही क्रिया कहलाती है क्या? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, कि संचार मार्ग बाधित होने के कारण जो सर्वर रहता है वो क्लाइंट को अपना क्या नहीं दे पाता, सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो उसी क्रिया को डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। और यहां पर जो वायरस डालते हैं वो हो गया हमारा कौन सा? ज़ॉम्बी वायरस का प्रयोग बहुतायत किया जाता है, क्योंकि ये वायरस तुरंत ही अपनी कॉपीज बनाने लगता है और पूरी संचार मार्ग को बिजी कर देता है, बाधित कर देता है, और इन दोनों के बीच के कनेक्शन को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। कट नहीं करता, ब्लॉक करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या हो गया? ज़ॉम्बी हमारा आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर प्रश्न में मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या होती है? अगर कभी भी फाइल नॉट फाउंड एरर आता है तो आपको क्या कोड दिखाई देता है? ऑप्शन है 404, 401, 505, 301। अपना आंसर करिए जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आंसर 404 एरर में दिखाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह एक मालवेयर कंप्यूटर है, प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। वॉर्म, वायरस, माइड्रम, ट्रोजन हॉर्स। आंसर करिए। तो यहां पर उत्तर हो, देखो, स्वयं की प्रतियां बनाता है जैसी बात आती है तो ये हो जाएगा वॉर्म्स। का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी, या रीड मोर। राइट वंस रीड मोर मतलब कि एक फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी वॉर्म प्रकार की, और वो अपनी कॉपी स्वयं बनाएगी और बना के पूरी मेमोरी को भर देगी। ये कहलाएगा हमारा वॉर्म। वॉर्म एक प्रकार का क्या है जी? वॉर्म एक प्रकार का क्या है? मालवेयर है। वायरस भी मालवेयर की श्रेणी में आता है। माइड्रम भी एक वायरस है, माइड्रम नहीं होगा, माइडूम होगा। और ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है जो दिखता अलग है, होता अलग है। अपने सिस्टम के अपने अंदर में, अपने कोड, अपने प्रोग्राम के अंदर में, अपने एप्लीकेशन के अंदर में एक गुप्त कोड छुपा के रखता है। वो जिस प्रकार से दिखता है उससे अलग व्यवहार करता है। जैसे कि आप ओपन करोगे, क्या गेम चल रहा है, अगर कोई डाउनलोड, आपने गेम का एडवर्टीजमेंट देख के डाउनलोड किया, पर जब उसे ओपन करोगे गेम की जगह कुछ और ही खुल रहा है, तो वो हमारा ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स ऐसे भी काम करते हैं कि आप एक तरफ गेम का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, इधर आप गेम खेल रहे हो और उधर सिस्टम के अंदर में आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराई जा रही है। तो ये भी कौन करता है? ट्रोजन हॉर्स करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, मैक्रो वायरस। तो यहां पर देखिए 4 प्रकार के वायरस आपको दिख रहे हैं और चारों वायरस के नाम भी हैं। कौन कौन सा वायरस क्या काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अपना आंसर करिए। ये छात्रावास शिक्षक में पहले पूछा जा चुका है, ये प्रश्न रिपीट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कहलाएगा 1260 एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। अब समझिएगा, बूट सेक्टर वायरस कौन सा वायरस होता है? ऐसा वायरस जो कंप्यूटर को चालू होते साथ ही उसके बूट फाइल्स को प्रभावित करता है, वो कहलाता है हमारा क्या? बूट सेक्टर वायरस। वहीं पर मल्टीपार्टाइट वायरस, मल्टी पार्ट इट नाम से पता चलता है, मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करने वाला, मतलब कि जो आपके बूट सेक्टर को तो प्रभावित करेगा ही, बूट सेक्टर को तो प्रभावित करेगा ही, उसके साथ साथ किसको प्रभावित करेगा? कंप्यूटर की फाइल्स को भी प्रभावित करेगा। तो वो कहलाएगा मल्टीपार्टिट वायरस, माइक्रो वायरस। ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के मैक्रो फाइल्स को प्रभावित करता है। किसको? कंप्यूटर के मैक्रो फाइल्स को प्रभावित करता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो मैक्रो स्क्रिप्ट होती हैं उनको प्रभावित करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऐसा वायरस, पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपिया, ऐसा वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। अब बोलोगे वॉर्म भी तो अपनी कॉपी स्वयं बनाता है सर।
तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो वॉर्म भी अपनी कॉपी स्वयं बनाता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस भी अपनी कॉपी बनाता है, पर पॉलीमॉर्फिक की बात यह होती है कि जितने बार अपनी कॉपी बनाता है उतने बार अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, अपने कोड को बदल लेता है, कोड को एनकोड कर लेता है, एनक्रिप्ट कर लेता है। इसीलिए पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है उसको खोजना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक वायरस का नाम एबीसी है तो दूसरे का नाम ABC1 हो सकता है, तीसरे का नाम ABC2 हो सकता है, और उनके अंदर के कंटेंट भी बदले हुए हो सकते हैं। तो जगह भी अलग घेरेगा हमारे सिस्टम में, मेमोरी भी घेरेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो इसका उत्तर हो गया 1260 एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। साथ ही सारी वायरस के विषय में भी मैंने वन लाइनर्स आपको बताए, जो भी चीजें बताई हैं मान के चलिए आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत लाभ प्रसिद्ध होने वाला है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है? वॉर्म, बूट सेक्टर, कॉफी कप, ट्रोजन। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर करिए। तो यहां पर जो आ जाएगा कॉफी कप जो है ये हमारा वायरस का प्रकार नहीं है, बाकी वॉर्म, बूट सेक्टर और ट्रोजन हमारे वायरस के प्रकार है। तो ये स्लाइड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है कि नहीं? चलिए हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। यहां से प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? ऑब्रैम, एनमैप, विनज़ैपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अपना आंसर करिए जी। तो यहां पर आंसर होने वाला है ऑब्रैम जो है ये एक हैकिंग टूल नहीं है, समझिएगा। यहां पर एनमैप जो है ये एक हैकिंग टूल है और विनज़ैपर ये एक हैकिंग टूल है। एनमैप क्या काम करता है? ये नेटवर्क मैप समझिए कि कितने कंप्यूटर, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको किसी भी नेटवर्क का मैप दिखाता है कि कितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं, कितने आईपी एड्रेसेस कनेक्ट हैं, कितने आईपी एड्रेस अलॉट किए गए हैं, किसको किसको कहां पर अलॉट किए गए हैं। तो एनमैप के माध्यम से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। इससे हम किसी भी व्यक्ति का लोकेशन और आईपी एड्रेस पता करके उसके आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके, चेंज करके उसके सिस्टम से हम गलत काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनमैप। दूसरा विनज़ैपर। विनज़ैपर क्या करता है? ये इवेंट लॉग को कन्वर्ट करने का काम करता है। कहने का मतलब ये, अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, मान लो मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो उसकी एक लॉग फाइल बनेगी। ठीक है, उस लॉग फाइल में क्या लिखा होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं या चल चुके हैं, फ्यूचर में चले हैं, विगत कुछ घंटों में चले हैं, वो सब मुझे किस में दिखेंगे? उसके लॉग फाइल में दिखेंगे। लॉग फाइल में दिखेंगे कितने यूजर अभी इस सिस्टम के अंदर में एंटर हुए, कौन पासवर्ड डाल के एंटर हुआ, वो सब हमें लॉग फाइल में दिखेंगे। तो इन्हीं लॉग फाइल के पर्टिकुलर इवेंट को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विनज़ैपर का यूज करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। निम्डा एक खालिस्तान वायरस है। निम्डा, निम्डा याद है? बाहुबली, वो क्या है नाम था, कालके बोलता था निम्डा, ऐसे तो वही निम्डा है समझो ये। ठीक है, नॉन रेसिडेंट, मैक्रो, नेटवर्क, एनक्रिप्टेड। तो क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा निम्डा जो है वो एक नेटवर्क वायरस है, बहुत जल्दी ही फैलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में कहां पर सुरक्षा नीति को परिपालित किया जाता है? तो नेटवर्क में सुरक्षा नीति कहां पर परिपालित किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा लोकेशन होगा या कौन सा डिवाइस होगी या जो भी चीज यहां पर ऑप्शन में दिया वो कौन सा होगा जिसमें आप एक सिक्योरिटी प्रोसीजर को क्या करोगे? फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाहरी ग्राहक, फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्थानीय फायरवॉल। ठीक है, तो यहां पर आप अपना उत्तर दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो मेरा आंसर है यहां पर प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच होता है। फायरवॉल का काम होता है बाहर से आने वाले अनऑथराइज्ड यूजर को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकना। कहने का मतलब है कि अगर किसी सिस्टम में, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसमें एक से अधिक यूजर काम कर रहे हैं, तो वो उसी यूजर को अंदर आने देगा जिसके पास सही आईडी और सही पासवर्ड होगा, वही अंदर आएगा, अन्यथा कोई दूसरा आ नहीं सकता। फायरवॉल वायरस को नहीं रोकता, सिर्फ अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस से रोकता है, बचाता है, और अनवांटेड प्रोग्राम्स को सिस्टम के अंदर में आने से रोकता है। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल में अपने मोबाइल में कि गूगल प्ले में कई तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सिक्योर नहीं होते। आपके सिस्टम में डाउनलोड करने से पहले परमिशन मांगता है। तो कौन मांगता है वो परमिशन? वो फायरवॉल मांगता है। पूछते बोलता है कि भाई ये अननोन सोर्स से आ रहा है, मैं सिस्टम में आने दूं कि नहीं। अगर फायरवॉल नहीं हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता।
पर वो ऐसे पूछता है, तो उसका रीजन है कि सिर्फ फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल ही सुरक्षा करता है, ठीक है। तो अब वही बात यहां पर आ गया कि अब ये प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है। प्रॉक्सी नया शब्द जोड़ दिया उसके साथ, तो ध्यान देना। प्रॉक्सी फायरवॉल समझाता हूं आपको। देखिए, नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर जो कहीं पर भी स्थित है, उस नेटवर्क का और उस कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, अपना एक आईपी एड्रेस होता है। अब ये क्लाइंट क्या करता है, ये क्लाइंट किसी फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है, इसको कोई फाइल चाहिए, तो ये डायरेक्ट किससे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर उसके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर देता है किसके पास, क्लाइंट के पास। जिस समय क्लाइंट और सर्वर आपस में जुड़े होते हैं, उस समय सर्वर को पता होता है कि ये रिक्वेस्ट किस आईपी एड्रेस से आया है। मतलब कि सर्वर को पता चल गया कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये पर्टिकुलर किसी क्लाइंट का, इस बंदे का है। अब ये बंदा चाहता है सिक्योरिटी के साथ जुड़ना इस सर्वर से, वो डायरेक्ट जुड़ना नहीं चाहता है। तब वो क्या करता है, मेन सर्वर, क्लाइंट और मुख्य सर्वर के बीच अपना एक लोकल प्रॉक्सी सर्वर बना लेता है, एक प्रॉक्सी फायरवॉल बना लेता है। और वो क्या करता है, वो जुड़ता है डायरेक्ट इस प्रॉक्सी से, प्रॉक्सी फायरवॉल से, और ये प्रॉक्सी फायरवॉल जुड़ जाता है किससे, सर्वर से। और प्रॉक्सी फायरवॉल का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है, स्वयं का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो ये आईपी एड्रेस जब इसको ये आईपी एड्रेस वाला क्लाइंट जब फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल से जुड़ा, तो इसका आईपी एड्रेस इसके पास सेव हो गया, और यहां से जब ये जुड़ा तो इसका आईपी एड्रेस इसके पास सेव हो गया। तो सर्वर को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कौन से क्लाइंट ने लिया है, उसको लगा कि ये आईपी एड्रेस वाला क्लाइंट ही है, ये आईपी एड्रेस जिसने भेजा वही मेरा मेन क्लाइंट है, तो बच गया ना। तो ये क्या हुआ कि सर्वर से जुड़ने के लिए इसने सिक्योर कनेक्शन का प्रयोग किया। इसके लाभ क्या है, प्रॉक्सी फायरवॉल के लाभ ये है कि अगर कोई भी सर्वर से कोई भी डेटा आ रहा है, वो प्रॉक्सी फायरवॉल के थ्रू होके जाएगा, कहां पर, क्लाइंट के पास जाएगा। तो इससे क्लाइंट का सिस्टम क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होनी है तो फायरवॉल यहीं पर उसे रिजॉल्व कर लेगा, सिस्टम तक पहुंचने नहीं देगा। क्लियर है। तो सीधी सी बात, मेन क्लाइंट सिस्टम और सर्वर के बीच अगर मैं एक लोकल फाइल सर्वर ले आऊं या फिर लोकल एक फायरवॉल मैं क्रिएट कर दूं, तो उसे मैं बोलूंगा क्या, प्रॉक्सी फायरवॉल बोलूंगा। और इस सिस्टम का अपना एक अलग फायरवॉल ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस निःशुल्क है, एवीजी, नॉर्टन, पांडा, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर करिए जी। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा क्या, एवीजी जो है ये भारत का एंटीवायरस है और ये हमको निःशुल्क में भी उपलब्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको देखिए मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, उससे क्या बहुत उत्साहवर्धन मिलता है जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। साइबर राइट वायरस अमेरिका द्वारा कब खोजा गया, 1992, 1983, 1990, 1993। चलिए आंसर करिए। इसका उत्तर होगा 1993। 1993 में अमेरिका के द्वारा साइबर राइट वायरस खोजा गया और यह पहला विंडो वायरस था। क्या था, पहला विंडोज वायरस था, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं सर्फिंग, गैम्बलिंग, ये और भी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत सामान्य प्रश्न है, बताइए। तो यहां पर हो जाता है क्या, सर्फिंग। अब एक ऐसा ही शब्द हमको सुनाई देता है ब्राउजिंग। तो ब्राउजिंग और सर्फिंग में डिफरेंस क्या हो जाता है, तो जब आप ना किसी उद्देश्य को जानते हुए आप गूगल क्रोम में जाते हो और सर्च करते हो, मतलब आपको उद्देश्य पता है कि आपको टॉप कोचिंग सेंटर इन बिलासपुर सर्च करना है, ऐसा लिख के आप सर्च करते हो तो यह क्रिया कहलाती ब्राउजिंग। पर जब आप निरुद्देश्य सर्च करते हो तो वो क्रिया कहलाती सर्फिंग। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में जाते हो, एक रील देखते हो और देखते चले जाते हो, देखते चले जाते हो, खोए रहते हो अपनी दुनिया में, पता ही नहीं चलता। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसके बाद अरे 1 बज गई रात के, सोचना है भाई, चलो सो बिहन्ना उठे कोचिंग जाना है। तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो कहलाता है क्या, सर्फिंग, ठीक है। तो उद्देश्य के साथ करोगे तो ब्राउजिंग और निरुद्देश्य करोगे तो हो जाएगा सर्फिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। कीलॉगर किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब। बताइए, आंसर करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीलॉगर क्या है जी, कीलॉगर एक स्पाईवेयर है। कीलॉगर एक मालवेयर की श्रेणी में आता है और ये क्या काम करता है, आपके पास आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें किसी व्यक्ति ने कीलॉगर डाल दिया, ठीक है। तो ये कीलॉगर आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा।
और आप जो भी की प्रेस करोगे, जो भी की प्रेस करोगे, दबाओगे बटन, वो सारी चीज को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड करके रखेगा अपने पास में। और उस एक फाइल को जिसने भी आपके सिस्टम में डाला है, जिस हैकर ने, जिस आपके मित्र ने डाला है, तो जो भी आपके टाइप की हुई फाइल को आपके जानकारी के बिना उसके पास सेंड कर देगा। मतलब कि उसके द्वारा दबाई हुई सारी कीज के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं उसने यूजर नेम @gmail.com के बाद जो भी चीज टाइप किया होगा वो उसका क्या होगा, उसका पासवर्ड होगा। वो ऐसे करके फाइंड करके इसके सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। तो ये स्पाईवेयर के अंदर आता है क्या, हमारा कीलॉगर। ठीक है, वॉर्म भी हमारा मालवेयर है, वॉर्म भी हमारा सॉरी ट्रोजन भी हमारा मालवेयर है, वॉर्म भी हमारा मालवेयर है। और लॉजिक बॉम्ब जो है ये एक छोटा सा कोड होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एक वायरस समझ लो इसको आप, ये एक छोटा सा कोड होता है। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी कंडीशन ट्रू होता है। जैसे कि आपके मोबाइल में एक अलार्म लगा होता है कि 5 बजे का तो टू नू नू करके अलार्म बज जाए, तो ऐसा कोड उसके अंदर में सेव है। वैसे ही लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक ऐसा कोड लिखा जाता है, कोई एक निश्चित कंडीशन होती है उसकी, वो कंडीशन जैसे ही ट्रू होता है वैसे ही लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, एक्सप्लोड होता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम एक समय आने पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य है। पहला, वेब ब्राउजर होस्ट में संग्रहित किए जाते हैं। दूसरा, वेब ब्राउजर क्लाइंट में संग्रहित किए जाते हैं। वेब ब्राउजर सर्वर में संग्रहित किए जाते हैं। अब यहां पर ऑप्शन है, आपको अपना आंसर देना है, आंसर करिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात कि वेब ब्राउजर होता क्या है। तो वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में सर्च करते हैं। अगर वेब ब्राउजर ना हो तो हम इंटरनेट में किसी भी प्रकार का सर्च नहीं कर सकते, जैसे कि ये गूगल क्रोम। ठीक है, ये गूगल क्रोम क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है। अब इनमें सीजी व्यापम लिखा था तो ये खुला हमारा, तो अगर ये गूगल क्रोम नहीं होता तो हम लोग नहीं सर्च कर पाते। तो ये सबसे पहली बात होगी कि वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट में हमें ब्राउजिंग की और सर्चिंग की सुविधा प्रदान करता है। कर दिया इसने। अब ऑप्शन था कि वो होस्ट में होता है, कि वो क्लाइंट के पास होता है, कि वो सर्वर में होता है। अभी होस्ट कौन है और क्लाइंट कौन है, मैं क्लाइंट हूं और ये सीजी व्यापम का जो सर्वर है वहां से मुझे डेटा प्राप्त हो रहा है। तो ये मेरे सिस्टम में तो हुआ ना, तो मैं क्लाइंट हूं ना, तो ये मेरे सिस्टम में हुआ। तो ये जो क्लाइंट के सिस्टम में होता है, साथ ही यही सिस्टम होस्ट भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेब ब्राउजर किसके अंदर में होगा, होस्ट के सिस्टम में होगा और क्लाइंट के सिस्टम में होगा, वेब सर्वर में नहीं होगा। वेब सर्वर में सिर्फ हमको, वेब सर्वर में क्या होता है, वेब सर्वर में होता है सर्च इंजन। क्या होता है जी, सर्च इंजन। और ये सर्च इंजन हमको इंफॉर्मेशन को खोज के कहां पर प्रदान करता है, वेब ब्राउजर में प्रदान करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, ए। एक और दो क्या सत्य है, तो एक और दो सत्य है और तीसरा जो सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। निम्न में से कौन सा गूगल कंपनी द्वारा संचालित वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम, लाइकोस, अल्टाविस्टा, मोजिला फायरफॉक्स। आंसर करिए अपना। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये गूगल क्रोम जो है ना, ये जो गूगल क्रोम है ये गूगल कंपनी के द्वारा संचालित वेब ब्राउजर है। और उसके अलावा क्या बच जा रहा है, लाइकोस, अल्टाविस्टा, मोजिला फायरफॉक्स। ये तीनों नहीं है, मतलब कि 2, 3 और ये 4 कर लेना, इसको 3 लिखा गया है। 2, 3 और 4 नहीं है, आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा सी हमारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। निम्नांकित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपेरा, नॉर्टन, मैकफी, क्विकहिल। अपना आंसर करें। यहां पर आंसर हो जाएगा ओपेरा जो है वो एंटीवायरस नहीं है। ये एक क्या है जी, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये एक वेब ब्राउजर है। बाकी जो है मैकफी, नॉर्टन, क्विकहिल, ये एक एंटीवायरस है। यहीं से आपको पता चलते जा रहा है कि कौन कौन सा एंटीवायरस है, कौन कौन सा एंटीवायरस नहीं है। तो नोट करने वाले नोट करते चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। परम, हार्ले, क्रीपर, द फेमस। तो जो सबसे पहला वायरस हमने फाइंड किया था उसका नाम क्या था जी, उसका नाम था क्रीपर। कब, 1971 में। फर्स्ट टाइम हमको क्रीपर कब दिखाई देता है, तो 1971 में दिखाई देता है। और कौन इसको 1971 में हमको ये दिखाई देता है, और इसको खोजकर्ता कौन थे इसके, तो इसके खोजकर्ता थे बॉब थॉमस। कौन थे जी, बॉब थॉमस। ठीक है, बॉब लिख लेना। ठीक है, क्रीपर। तो जो क्रीपर वायरस था
ये पहला वायरस हमको दिखाई दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला आधिकारिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? द रीपर, एंटीवेयर, कस्टम, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर दीजिए। यहां पर आ जाएगा आंसर हमारा द रीपर। ये जो द रीपर है ना, इसको क्यों बनाया गया था पता है? एक क्रीपर को खोजने के लिए बनाया गया था। एक क्रीपर मिला कहां पर था पहली बार, कहां पर उसको डाला गया था? तो वो डाला गया था हमको अर्पानेट में। अर्पानेट में ये फाउंड हुआ था, और उसके बाद उसको मिटाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था वो था रीपर। रीपर भी एक छोटा सा कोड ऑफ प्रोग्राम था, ऐसे एंटीवायरस पूरा सॉफ्टवेयर नहीं था, एक छोटा सा कोड था रीपर। ये रीपर को बनाया गया था क्रीपर को क्या करने के लिए? डिलीट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम का उदाहरण है कोमोडो, जोन अलार्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर करिए जी। फैक्ट है ये। यहां पर आ जाएगा आपका ए और बी दोनों, मतलब आंसर हो गया आपका सी। कोमोडो और जोन अलार्म जो है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं जी? एंटीवायरस के एग्जांपल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट, गूगल ब्लास्ट। आंसर करिए, बहुत ही आसान है। तो यहां पर से जो फ्लिपकार्ट है ये है हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 2। अच्छा नहीं है पूछ रहे ना, तो फ्लिपकार्ट नहीं है, तो तीसरा आ जाएगा हमारा किसमें? केवल बी, ये केवल 3, ये बी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पहला व्यावसायिक ब्राउजर है मोज़ेक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आंसर करिए आप लोग। तो यहां पर उत्तर क्या होगा कि जो नेटस्केप है, ठीक है, ये पहला व्यावसायिक ब्राउजर है। और वहीं पर मोज़ेक दिख रहा है, ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। क्या है? ये पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। ठीक है, और वहीं पर यहां पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो दिख रहा है आपका, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये आपको फ्री में मतलब ऐड होके मिलता है। और वहीं पर मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा मोजिला फायरफॉक्स बनाया गया, ये मोजिला कॉर्पोरेशन का है। अगला चलते हैं, अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजिला, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इसका तो उत्तर आप यहीं पर से बता सकते हो अभी पहले प्रश्न के व्याख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए आंसर करिए। तो यहां पर देखिए, मोजिला तो मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हो गया, क्रोम गूगल के द्वारा हो गया, तो उत्तर क्या बच गया? एपिक। एपिक जो ब्राउजर है वो भारत में भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित पहला भारतीय वेब ब्राउजर था हमारा। ठीक है, तो चलिए यहां पर कुछ प्रश्न हमारे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहां पर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। आंसर करिए। यह है हमारा क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर की को मेंटेनेंस करने के लिए, मैनेज करने, उसके मेंटेनेंस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की आंतरिक और बाह्य क्रियाविधि को, गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल क्रोम, विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, पेंट ब्रश, फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वहीं पर कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डालोगे तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर पाओगे। ठीक है, पहला वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो डलेगा, फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर उसके अंदर में डलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संरक्षित संचार की तकनीक का अध्ययन कहलाता है? संरक्षित संचार की तकनीक का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफी, टेलीग्राम, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर करिए। इसका आंसर होगा क्रिप्टोग्राफी। संरक्षित संचार मतलब कि सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी जो होती है, ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी जो होती है, क्रिप्टोग्राफी, ये इसके अंदर में दो चीज करते हैं। पहला करते हैं हम लोग एनक्रिप्शन, और दूसरा हम लोग करते हैं क्या? डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करते हैं। क्या होता है ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन? देखिए, मैं हूं सेंडर को एक एबीसी मैसेज भेजना है, किसके पास? रिसीवर के पास भेजना है। और सेंडर रिसीवर को ये एबीसी, एक समझिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूं,
एक फाइल है जिसके अंदर कंटेंट पे लिखा हुआ है एबीसी, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये किसी के पास ये चोरी हो जाए, किसी के हाथ लग जाए, ये मैसेज मैं इसके पास भेजना चाहता हूं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको भेजने के लिए कोई सिक्योरिटी टेक्निक प्रयोग की जाए। अब डेटा नेटवर्क से जुड़ा होता है तो इंटरनेट में पैकेट्स के माध्यम से जाता है, पर इसी बीच में कोई बाहर भी बैठा हुआ हैकर व्यक्ति जो रहता है वो हमारे सिस्टम के डेटा को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है या रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस क्रिया को कहते हैं पैकेट स्निफिंग। क्या कहते हैं? पैकेट स्निफिंग। कि सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने के पहले ही अगर हैकर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? पैकेट स्निफिंग। मतलब कि इसने डेटा चुरा लिया, इसके पास तो डेटा पहुंचेगा पर इसके पास भी पहुंच जाएगा हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये चुरा लेगा, उसको प्रयोग कर सकता है गलत काम के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके डेटा को, इसको हम सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्शन टेक्निक लगाएंगे और इस एबीसी को कन्वर्ट कर देंगे, एनक्रिप्ट कर देंगे, एनकोड कर देंगे, बदल देंगे रुख को, इसको मैं कर दूंगा बीसीडी कर दूंगा, चेंज कर दूंगा और इसमें की लगा दूंगा कि मैंने इसमें कर दिया, क्या कर दिया मैंने इसमें +1 कर दिया, तो ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, सी का डी हो गया, और इसको मैं ऐसे ही भेज दूंगा। तो इसके पास क्या पहुंचेगा? बीसीडी। ये माथा कुछ आते बैठे रहेगा कि आखिर क्या है बीसीडी का मतलब, ये तो काम का ही नहीं है मेरे। और इसके पास जब ये बीसीडी पहुंचेगा तो इसको कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से इसके डिक्रिप्शन की दे दी जाएगी और वो होगा -1। जिस पर -1 अप्लाई करेगा और एबीसी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की क्रिया हमने सुरक्षित डेटा को भेज दिया, यही क्रिया कहलाई एनकोडिंग डिकोडिंग, और इसे ही कहा जाता है क्या? क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, समझ में आया? अगले प्रश्न में आगे बढ़ते। अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ जी, क्योंकि आराम से बोलूंगा बहुत टाइम लगेगा समझाने के लिए, इसलिए फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ, है ना, और चीजों को पूरा अच्छे से डील करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? लाइन सर्च सर्च इंजन, सफारी वेब ब्राउजर, चंगू मंगू भारत में निर्मित वायरस, ईसेट एंटीवायरस। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है अपना आंसर करिए। इसका आंसर होगा क्या हमारा? सी, चंगू मंगू भारत में निर्मित वायरस है जो ये हमारा सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए तो मॉडेम और टेलीफोन होगा, तभी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पाओगे। इंटरनेट कनेक्शन तभी होगा, चलेगा, जब आपके पास मॉडेम और टेलीफोन लाइन होगा। और मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता या भेजने वाले का या प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस होगा, तभी आप भेज पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न मैं लेता हूं। फायरवॉल क्या है? चर्चा हो चुकी है, फिर से एक बार देखते हैं फायरवॉल क्या है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी सीट, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी? चर्चा की है थोड़ी देर पहले, नेटवर्क सिक्योरिटी सीट। अगला प्रश्न लेते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग में लाया जाता है? बैडवेयर, मालवेयर, हार्मफुल वेयर, उपरोक्त सभी। तो हमने क्या देखा? मैलिशियस अगर कोड रहेगा तो उसको वायरस बोलोगे, पर अगर सॉफ्टवेयर बोल रहा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोल रहा है, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर बोल रहा है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मॉलवेयर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है बोल रहा है। ए ड्रूपल, बी एफोर्ट, सी नेवी, डी मैकफी। बताओ क्या होगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो ड्रूपल है जो ये नहीं है, नोट कर लेंगे। नेवी और एफोर्ट जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकफी भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है वह कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, गूगल, क्योरा। आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। तो विकिपीडिया एक ऐसा साइट है जहां पर यूजर, जैसे हम खुद भी अपने नॉलेज जो है उस पर क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नहीं मिलके बनाया और हम ही उसको यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा विकिपीडिया। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। किसी भी वेब पेज को रीलोड करने हेतु तो निम्न में से कौन सा बटन दबाया जाता है? रीडू, रीलोड, रीस्टोर, रिफ्रेश। बताइए कौन सा होगा भाई? आंसर हो जाएगा क्या हमारा? डी, रिफ्रेश बटन या फिर F5 बटन दबा के आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कंप्लीट किया। अगला स्लाइड आता है हमारा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्यता की जांच कीजिए। इंटरनेट को ही हाइपरनेट कहा जाता है। दूसरा, इंटरनेट की बाहरी दुनिया को, नेटवर्क को ही एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। तीसरा,
एक्स्ट्रानेट को ही वीपीएन के नाम के रूप में जाना जाता है। ऐसा नेटवर्क जिसका उपयोग संस्था के लोग अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए करते हैं, इंट्रानेट कहा जाता है। तो इंटरनेट तो मैंने बताया आपको कि छोटी, अपना आंसर कर लो ना पहले, देखो ठीक है। इंटरनेट जो होता है मैंने बताया कि एक ऑफिस के अंदर में अगर कम्युनिकेशन करना हो और वो कम्युनिकेशन वहीं सीमित रहे तो वो इंटरनेट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। और वहीं पर एक्स्ट्रानेट को वीपीएन के रूप में जाना जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप एक इंट्रानेट को बाहर किसी दुनिया से जोड़ देते हो, किसी सिक्योर माध्यम से जोड़ देते हो, मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से भी आप जोड़ देते हो, तो उसको आप क्या कह लोगे? एक्स्ट्रानेट कह लोगे। तो 3 और 4 सही है, आंसर हो जाएगा सी हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न समूह में से केवल वेब ब्राउजर को चुनो। ठीक है, ऑप्शन है मेलिसा, अल्टाविस्टा, फॉक्स प्रो, ऑरेकल, एज और सफारी। ठीक है, आंसर करिए। सिर्फ वेब ब्राउजर बताना है। तो एक तो आपने सुना होगा कि एप्पल का जो वेब ब्राउजर है इसका नाम है सफारी, तो ये 6वां नंबर का आ जाता है हमारा। एक आंसर हमको यहां पर से मिल गया। अल्टाविस्टा हम जान रहे हैं कि ये सर्च इंजन है। ऑरेकल के माध्यम से हम डेटाबेस बनाते हैं। फॉक्स प्रो भी डेटाबेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर एक जो 5वां नंबर का हमको बच रहा है एज, यही हमारा उत्तर होगा। 5 और 6 जो होंगे हमारे वेब ब्राउजर होंगे, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और सत्य कथन पर विचार कीजिए। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम को आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। दूसरा, पैन नेटवर्क में मैक एड्रेस का उपयोग सिस्टम की पहचान के लिए किया जाता है। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है जिसके माध्यम से उसकी पहचान की जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर पैन नेटवर्क में मैक एड्रेस का प्रयोग किया जाता है उपयोग सिस्टम को पहचानने के लिए, हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा जी हमारा? कि हमारा जो पहला लाइन है वो सत्य है, दूसरा असत्य है। तो उत्तर हो जाएगा 60 का ए। ठीक है, अब ये मैक एड्रेस क्या हो गया जी? मैक एड्रेस नया आ गया यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसका काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर में एक नेटवर्क में अगर 6 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो इस पूरे नेटवर्क का एक अपना आईपी एड्रेस होगा। 111.111.110.11 मान लेते हैं, ये एक पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। तो कोई भी व्यक्ति मेल या मैसेज को भेजेगा तो इस नेटवर्क में इस आईपी एड्रेस के माध्यम से पहुंच जाएगा। पहुंच गया ना यहां तक, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस पता था। अब बात आती है कि यहां नेटवर्क में तो पहुंच गया, पर प्रत्येक सिस्टम में कैसे पहुंचेगा? तो प्रत्येक सिस्टम का भी अपना एक फिजिकल पता होता है, और वो फिजिकल पता क्या कहलाता है? मैक एड्रेस। क्या कहलाता है? मैक एड्रेस। और ये मैक एड्रेस 48 बीट का होता है। ये आपके 6 पार्ट में ऐसा बटा होता है आपका। और ये कितने बीट का होता है? हमारा 48 बीट का होता है। तो ये अब आप समझना कि अगर आपके घर का पता है और आपके घर में 5 लोग रहते हैं, तो आपके घर का जो पता है वो आईपी एड्रेस, और उस घर के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति का जो उसका खुद का नाम है वो कौन सा है? आपका मैक एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सही है? IPv4 डेसिमल नंबर सिस्टम, IPv6 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मैक एड्रेस बाइनरी नंबर सिस्टम। बताइए क्या होगा आंसर इसका अपनी तरफ से? तो ध्यान देंगे यहां पर IPv4 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, ये बात सही है। और IPv6 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, ये बात भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? परंतु ये मैक एड्रेस बाइनरी का प्रयोग करता है, वो गलत है। मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2 हमारे सही है। ये वही नंबर है जिसमें आईपी एड्रेस चार्ट लिख के दिखा ना, डॉट 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 करके, वो आईपी एड्रेस है हमारा, है ना। वो किस में लिखा जाता था? तो 122 लिखा मैं, तो 122 क्या है? डेसिमल है, तो वो डेसिमल नंबर में लिखा जाता है। ये पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से विकल्प को इंटरनेट कहेंगे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, प्रोटोकॉल। बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर करिए। तो किसको कहेंगे? ये जो प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क में यूज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे या इंटरनेट कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत खालिस्तान के रूप में की गई थी। TCP/IP प्रयोग,
अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क, बेल प्रयोगशाला में शोध वैज्ञानिकों के एकल दल के रूप में। आंसर क्या होगा, लगाइए टिक इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब कि बी। मतलब मैंने आपको बताया था कि ARPANET की शुरुआत जो है यूएस डिफेंस मिलिट्री ने पहली बार किया था, और वो ARPANET ही पहला इंटरनेट है समझ लो, या नेटवर्क का रूप है, आप समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईपी एड्रेस के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, आपको यह बताना है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये तो सही लाइन है, जिसे निर्माता कंपनी द्वारा बर्न किया जाता है। IPv4 का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ए जो है ना वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये बात सही है, परंतु जिसे निर्माता कंपनी द्वारा बर्न किया जाता है लिखा है ना, ये गलत है। ठीक है, आईपी एड्रेस हमको कौन देता है? अगर डायनेमिक प्रकार का है तो DHCP सर्वर देता है। ठीक है, कौन देता है आईपी एड्रेस हमको? अगर डायनेमिक प्रकार का आईपी एड्रेस है तो DHCP सर्वर देता है, और इंटरनेट का जो हमको प्रोवाइड किया जाता है वो IANA के द्वारा, आईना के द्वारा हमको दिया जाता है, इंटरनेट असाइंड नंबर एंड अथॉरिटी। ठीक है, इसके द्वारा ही हमको मिलता है आईपी एड्रेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखो एक एक पॉइंट आपका होते जा रहा है ना, ध्यान देंगे ना तो बहुत सारे फैक्ट्स आप पे क्लियर कर रहा हूं मैं। सुमेलित कीजिए, IPv4 48 बिट, IPv6 32 बिट। अच्छा, इसको मिलाना है कौन कितने बिट का, पहले ही बता चुका हूं। IPv4 होगा 32 बिट का, तो एक का बी। IPv6 होगा आपका 128 बिट का, तो ये हो गया सी। और मैक एड्रेस होगा 48 बिट का ए। एक का बी, 2 का सी और 3 का ए। तो मतलब क्या हो गया, एक का बी, 2 का सी, 3 का ए। ये आंसर सी। 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए ये सारे प्रश्न हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर देखते हैं, ईमेल से संबंधित इनमें में से कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP, FTP, HTTP, POP3, IMAP। आंसर करिए आप लोग अपना। तो यहां पर जो ध्यान देंगे, 3 प्रोटोकॉल दिख रहे हैं, SMTP नंबर 1, POP नंबर 4 और IMAP नंबर 5। 1, 4 और 5, आंसर नंबर सी। 1, 4 और 5। क्या काम है इसका? ईमेल भेजने वाला व्यक्ति होता है सेंडर, प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है रिसीवर। इन दोनों के बीच में एक लोकेशन होता है जिसको बोलते हैं ईमेल सर्वर। मान लेते हैं जीमेल का है, तो ये किसका हो गया? गूगल का हो गया। तो सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को सर्वर में ले जाके स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया प्रोटोकॉल कहलाता है SMTP प्रोटोकॉल। और सर्वर में स्टोर मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला प्रोटोकॉल कहलाता है POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल। ये दोनों का ही प्रयोग किया जाता है सेव्ड मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। सेंडर से ईमेल सर्वर तक SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर से रिसीवर तक POP3 और IMAP। अब दोनों में डिफरेंस क्या है POP और IMAP में? अगर POP प्रोटोकॉल का प्रयोग करूंगा तो यहां पर जो फाइल है वो रिसीवर के सिस्टम में जाएगी और यहां से डिलीट हो जाएगी, दोबारा सर्वर में नहीं मिलेगा। पर जब IMAP का प्रयोग करता हूं तो जो ईमेल सर्वर में स्टोर्ड फाइल है वो रिसीवर के पास जाएगी और यहां भी रहेगी और यहां भी रहेगी। किसी भी लोकेशन में जाके कितनी भी बार आप उसका उपयोग कर सकते हैं, पर POP3 के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है? लिनक्स, मोजाइक। आंसर करिए, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 जो है ये हमारा उत्तर होगा। ये जो दोनों है हमारी ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, इसमें टेक्स्ट का प्रयोग करके आप चीजों को सर्च करोगे। वहीं पर जो मोजाइक लिखा है ये हमारा पहला क्या है? ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ये ध्यान में देंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी जी। अगर अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें वीडियो को, है ना, इससे क्या उत्साहवर्धन मिलता है, अच्छा लगता है। निम्न में से क्या सत्य है? कथन 1, इथरनेट को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दूसरा, इंटरनेट को वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। बताइए, इंटरनेट को वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, क्या होगा हमारा आंसर? बहुत ही सरल सा प्रश्न है जी, आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए उत्तर क्या होगा आपका?
हमको पता है ईथरनेट को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ईथरनेट केबल के माध्यम से हम एक कमरे के अंदर में 2-4 कंप्यूटर को आपस को जोड़ सकते हैं, मतलब कि ये हमारा सही हो जाता है कि ईथरनेट केबल के माध्यम से हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, लैन। ईथरनेट केबल का प्रयोग लैन कनेक्टिविटी के लिए होता है, याद रखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इंटरनेट को वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ऐसे बोलोगे तो विश्व के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उसको वाइड एरिया नेटवर्क नहीं कहते, उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को आप क्या कहोगे, इंटरनेट कहोगे, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं कहोगे। तो ये उत्तर जो मेरा गलत हो जाएगा। तो मतलब कि कथन एक सही है, दो गलत है, आंसर नंबर हो जाएगा सी हमारा। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाक से लेते हैं जी। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। बताइए आंसर क्या होगा इसमें। प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, मेरे ख्याल से इसका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात है कि टोपोलॉजी क्या होता है। तो नेटवर्क की ज्यामितीय संरचना को कहते हैं टोपोलॉजी, की उन नेटवर्क को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर मैं नेटवर्क को इस प्रकार से 6 कंप्यूटर है, इनको एक सिंगल ट्रांसमिशन माध्यम से कनेक्ट कर दूं तो इसको मैं बोलूंगा बस टोपोलॉजी। अगर मैं वहीं पर एक सिस्टम, उसके नीचे फर्दर चाइल्ड 2 सिस्टम, फिर 2 सिस्टम को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं एक ट्री के फॉर्मेट में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा जी, इसको मैं बोलूंगा, ये बोलिए मेरा हो गया क्या, ट्री टोपोलॉजी। वहीं पर पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, एक सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, इसको पांचों को एक दूसरे से, सबको एक दूसरे के साथ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर दूं, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी बोलूंगा। ठीक है, और वहीं पर लिखा हुआ है स्टार टोपोलॉजी, एक सिस्टम है मेरा यहां पर, इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहला रहा है, स्टार टोपोलॉजी। तो नेटवर्क की ज्यामितीय संरचना को टोपोलॉजी कहते हैं। अब लिखा है ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट या मैश टोपोलॉजी। तो यहां पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा शामिल नहीं है में आएगा, 2 बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और पॉइंट टू पॉइंट 4। हाँ, 2, 3 और 4 आएंगे, शामिल नहीं है में 2, 3 और 4 हमारा आ जाएगा। ये तीनों हमारा शामिल नहीं होगा। और क्यों शामिल नहीं होगा, देखो ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है, मैसेज को एक सिस्टम से सारे सिस्टम में एक साथ भेज देना, ब्रॉडकास्टिंग। अगर कोई बंदा ट्री टोपोलॉजी प्रयोग कर रहा है, यहां से भेजेगा तो यहां पर पहुंचेगा और यहां पर पहुंचेगा, इन तक थोड़ी पहुंचेगा। अगर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक सिस्टम से दूसरे, तो यहां से यहां पहुंचेगा, सब में थोड़ी पहुंचेगा। ये ए सिस्टम एक साथ ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है सभी को, तो यहां पर तो पहुंच सकता है, परंतु ए सिस्टम अगर बी को भेज रहा है तो ये बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा वाला बात है। परंतु स्टार टोपोलॉजी में मैं यहां पर एक मेरा हब रहता है, इस हब से कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट करता हूं तो ये सारे सिस्टम में एक साथ क्या हो जाता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। कौन, हमारा स्टार टोपोलॉजी जो है वो सबको एक साथ ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके सेंट्रल में एक हब कनेक्ट किया जाता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है और हब के माध्यम से अगर कोई मैसेज हम ए सिस्टम इस डी सिस्टम को मैसेज भेजना चाहता है, तो अगर हब के पास भेजेगा तो हब क्या करता है, इसकी एक बात होती है कि सभी को मैसेज भेज देता है, सिर्फ डी को ही नहीं, सबको भेज देगा। तो ब्रॉडकास्टिंग में किसका यूज हो रहा है, स्टार टोपोलॉजी का ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी लोग का यूज नहीं होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं जी। ग्राफिकल वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है आपको बताना है जी। पहला, ग्राफिकल वेब ब्राउजर में केवल ग्राफ सर्च करते हैं। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर में ऑडियो सर्च किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, आंसर करिए। तो भाई सीधी सी बात है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ग्राफिकल वेब ब्राउजर में केवल ग्राफ सर्च किया जाता है, ये सत्य नहीं है। आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो भाई, गूगल क्रोम में आप सब कुछ सर्च कर सकते हो भाई, ग्राफिकल ब्राउजर है। ठीक है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंटरनेट के स्वचालित कार्यों को निष्पादित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है? वेब ब्राउजर, कुकीज, इंटरनेट बोट, इनमें से कोई नहीं, आंसर करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इंटरनेट बोट। इंटरनेट बोट क्या होता है, इंटरनेट बोट को और भी नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं अपन बोट बोलते हैं, इसको हम लोग रोबोट बोलते हैं, इसको हम लोग स्पाइडर बोलते हैं, इसको
क्राउलर भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये सर्च इंजन में पाया जाने वाला एक इंटरनेट बोट होता है, जो कि एक प्रोग्राम होता है जो कि दूसरे सर्वर से जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाता है स्वयं से। हम कुछ नहीं करते, वो स्वयं से लेकर आता है। तो ये भी एक प्रकार का बोट है हमारा। और भी इंटरनेट बोट्स बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ एक प्रकार के बोट के विषय में आपको बताया है। ठीक है, चलिए, क्राउलर से क्वेश्चन आ चुके हैं ना एग्जामिनेशन में। वाई मैक्स से क्या अभिप्राय है? ठीक है, आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए और टिक लगाइए। मैं सीधा आंसर बताता हूं, बहुत लंबा लंबा है। इसका आंसर होगा, वाई मैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस सी। ठीक है, वाई मैक्स एक तकनीक है। जिस प्रकार वाईफाई में आप 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक की कनेक्टिविटी करते हैं सिस्टम के बीच में, अगर इस रेंज को आपको और बढ़ाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वाई मैक्स का। इसमें एक बहुत बड़ा सर्वर होता है और ये बहुत बड़ा आपका माइक्रोवेव एक्सेस वाला राउटर होता है, जिसके माध्यम से आप बहुत दूरी, कई किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट की क्या कर सकते हो? कनेक्टिविटी कर सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा वेब पेज की एक्सटेंशन है? HTML, ASP, PHP, RTF। आंसर करेंगे तो ध्यान देंगे, HTML जो होता है HTML का एक्सटेंशन होता है, ASP होता है वो ASP.NET का आपका वो होता है, एक्सटेंशन होता है, और PHP जो होता है वो हमारा होता है PHP प्रोग्राम द्वारा बनी हुई ऑनलाइन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। और RTF फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1, 2 और 3 जो है ये आंसर होगा हमारा, ये वेब पेज के एक्सटेंशंस में शामिल होंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, FTP का कार्य क्या है? किसी दूरवर्ती कंप्यूटर का फाइल देखने के लिए, होस्ट का नाम पहचानने के लिए, डोमेन का नाम पहचानने के लिए, फाइल को नेटवर्क में भेजने के लिए। तो सीधी सी बात है, क्या होगा जी? आंसर लगाइए, फाइल को नेटवर्क में भेजने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं जी, निम्न में से कौन सा तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर में विद्यमान रहता है? लैन, वैन, सेल्यूलर नेटवर्क, मैन। आंसर क्या हो जाएगा जी? लैन। लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऑफिस के अंदर में आपस में नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए आप लैन का प्रयोग करते हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्रेविटी वायरस के रूप में जाना जाता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस, नॉन रेसिडेंशियल वायरस, स्पेस फिलर वायरस, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? किसको जाना जाएगा जी? तो आएगा स्पेस फिलर वायरस। पॉलीमॉर्फिक बताया ना मैंने, जो अपना रूप बदलता है, एनकोड करता है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट वायरस, ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि सिस्टम की फाइल्स में क्या करता है? अपने आप को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और स्पेस फिलर वायरस सिस्टम के खाली स्पेस को खोजता है और वहां पर अपनी फाइल्स को कॉपी कर देता है। तो ये कहलाता है हमारा क्या? स्पेस फिलर वायरस, इसको क्रेविटी वायरस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वायरस को पहचानना मुश्किल है? पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टाइट, बूट सेक्टर, नॉन रेसिडेंट। तो पहचानना किसको मुश्किल है जी? बताइए, चर्चा हो गई है। आंसर है पॉलीमॉर्फिक, क्योंकि ये हर बार अपना रूप बदल लेगा, अपने आप को एनकोड कर लेगा, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कौन सा वायरस है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डायरेक्ट एक्शन वायरस, नॉन रेसिडेंट वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस केवल बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, रेसिडेंट वायरस रैम में छिपा होता है, और क्या लिखा है? मिलेशियस कोड वायरस। तो मिलेशियस कोड को वायरस कहते हैं, द्वेषपूर्ण कोड को। ये हमारा सही है। रेसिडेंट वायरस अपने आप को रैम में छुपा लेता है, ये कथन भी सत्य है। डायरेक्ट एक्शन वायरस नॉन रेसिडेंट वायरस होता है, ये भी सही है। मतलब डायरेक्ट एक्शन वायरस ना, मैंने वहां पर क्या बोला कि वो मेमोरी में होल्ड कर लेता है, बोल डाला ना मैंने, रेसिडेंट का बोल डाला। रेसिडेंट वायरस अपने आप को मेमोरी में छुपा के रखता है, होल्ड करके रखता है, वो रेसिडेंट का था ना। नॉन रेसिडेंट जो रहता है वो क्या करता है? डायरेक्ट फाइल को इंफेक्ट करता है, कहीं पर अपने आप को स्टोर नहीं करता, अपना आता है सिस्टम में, करप्ट करता है, पर कहीं पर स्टोर नहीं होता। पर मल्टीपार्टेड वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, ये गलत है, क्योंकि मल्टीपार्टेड वायरस मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करता है, बूट सेक्टर को प्रभावित करेगा ही, साथ ही साथ ये फाइल्स को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहां से उठाते हैं। ये तो हो चुका है एफटीपी का कार्य वाला, है ना। अगला स्लाइड लेते हैं यहां से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
विश्व का पहला वायरस क्रीपर है। भारत में फैलने वाला वायरस का नाम ब्रेन है। ठीक है, दो कथन है आपके पास, आंसर करिए। तो यहां पर उत्तर क्या होने वाला है जी? तो यहां पर उत्तर होने वाला है ये भी सही है और दूसरा भी सही है। मतलब कथन एक सत्य है और कथन दो सत्य है। आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा प्रोग्राम है जो यदि एक बार आपके कंप्यूटर में प्रवेश करने के पश्चात आपके द्वारा किए गए इंटरनेट ब्राउजिंग को ट्रैक करके रखता है तथा उससे संबंधित विज्ञापन जारी करता है? आंसर है एडवर्ड, मालवेयर, बैकडोर, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके द्वारा खोजे गई इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके आपको आपके संबंधित विज्ञापन जारी करने वाला जो है वो कहलाता है क्या? एडवेयर कहलाता है। ठीक है, तो उसमें से हो जाएगा उत्तर एडवेयर। आप जो भी चीज सर्च करोगे ना उसी के आधार पर वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगता है। देखते हो ना आजकल होता है, जो भी हम सर्च करते हैं उसी आधार पर चीजें हमको दिखाई देने लगती है, तो वही वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस काम करता है? हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाती है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? तो ओएसआई मॉडल एक काल्पनिक मॉडल है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्या, किस चीज की कल्पना करता है ये? कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जब कनेक्ट किया जाता है और डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड किया जाता है, तो डेटा किस किस लेयर में किस किस रूप में रहता है, डेटा कितने कितने अलग अलग तरीके से वो करता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो हमको कौन बताता है? ओएसआई मॉडल। 1984 में ये मॉडल दिया गया था। इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि दो सिस्टम मान लेते हैं, ये सेंडर का सिस्टम है, ये सेंडर का सिस्टम है और ये रिसीवर का सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम की कनेक्टिविटी को ये हमको दर्शाता है। ठीक है, ये टोटल 7 लेयर में बांटा जाता है, जिसका पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा सेशन लेयर, छठवां प्रेजेंटेशन और सातवां एप्लीकेशन लेयर। यूजर कहां पर काम करता है? तो यूजर बैठ के काम करता है एप्लीकेशन लेयर में। ये यूजर का लेयर होता है। यहां पर से वो ईमेल कर सकता है, यहां पर से वो फाइल सेंड कर सकता है, तो सारे काम वो एप्लीकेशन लेयर में बैठ के करेगा। और फिजिकल लेयर का क्या काम है? कनेक्टिविटी के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर कनेक्टिविटी करना है तो किसका जिम्मेदारी? किसी की? फिजिकल लेयर की। और यहां पर कनेक्ट करने के लिए अब हम हब का प्रयोग कर सकते हैं, हम रिपीटर का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर जब हम डेटा लिंक लेयर में जाते हैं तो ये दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और यहां पर हम लोग किसका? स्विच का प्रयोग करते हैं और ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ब्रिज का। तो स्विच और ब्रिज कहां पर प्रयोग होगा? डेटा लिंक लेयर। देखो वन लाइनर है, याद रखना, पेपर ने पूछेगा कि स्विच और लिंक कहां पर प्रयोग हो रहा है? डेटा लिंक लेयर में प्रयोग हो रहा है। वहीं पर राउटर कहां पर प्रयोग होगा? राउटर होगा आपका नेटवर्क लेयर में, राउटर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आपको आईपी एड्रेस कहां पर दिया जाता है, कौन से लेयर में दिया जाता है मैसेज को? तो आईपी दिया जाता है नेटवर्क लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल या सिर्फ टीसीपी प्रोटोकॉल, और साथ ही साथ यूडीपी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों कहां पर प्रयोग होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में। यहां से ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जैसे कि डेटा लिंक लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, तो ये सब ध्यान में देते जाएंगे कि हब रिपीटर का प्रयोग फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर में स्विच और ब्रिज का प्रयोग, राउटर का प्रयोग नेटवर्क लेयर में होगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा। यूजर कहां पर बैठा होगा? तो यूजर जो बैठा होगा कहां? एप्लीकेशन लेयर में होगा। ठीक है, इस पर प्रॉपर एक मैंने ओएसआई मॉडल की क्लास डाली हुई, उस क्लास को जरूर देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब फिजिकल लेयर में डेटा बीट्स के फॉर्म में होता है, जब डेटा लिंक लेयर में जाता है तो डेटा फ्रेम के फॉर्म में हो जाता है, और जब वो आपका नेटवर्क लेयर में जाता है तो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्म में होता है, ना कि फ्रेगमेंट नहीं होता, सेगमेंट के फॉर्म में होता है। तो ये भी याद रखना, फिजिकल लेयर बीट्स, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसी प्रश्न का आंसर लिखते हैं कि ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस काम करता है? स्विच, ब्रिज, राउटर, हब, रिपीटर। तो देखिए सारे एक साथ कहीं पर मिल रहे हैं कि हमको पता चल गया कि ओएसआई में डेटा लिंक में करता है स्विच और ब्रिज। तो दिख रहा है कि हमको स्विच और ब्रिज साथ में नहीं दिख रहा है, 3 या 4 साथ में नहीं दिख रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
पर हमारा उत्तर एक्चुअल में कौन सा होना चाहिए था, स्विच और ब्रिज। ठीक है, चलिए इस सब की पूरी क्लास बनी हुई ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, आपको पूरी मिल जाएगी क्लास, आराम से समझिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, फिजिकल लेयर, अच्छा वही आ गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, फिजिकल लेयर बीट्स सुमेलित है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स सुमेलित है, नेटवर्क लेयर पैकेट्स सुमेलित है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट गलत है, यहां पर सेगमेंट होना चाहिए, ये सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हमारा, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर, अगला प्रश्न लेता हूं मैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से वह कौन सा शब्द उपयुक्त होगा जो केवल और केवल कंप्यूटर यूजर के शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है, कीलॉगर, वॉर्म, मॉलवेयर, वायरस। क्या होगा जी, आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा मालवेयर। मालवेयर एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम होता है जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर प्रवेश करने के पश्चात आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी, इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा के लिए स्कैन करता है, मालवेयर, एंटीवायरस, स्पाईवेयर, वायरस। वह कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रवेश करने के पश्चात आपकी हार्ड ड्राइव की निजी जानकारी चुराना या इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा चुराना, मतलब आपके सिस्टम के पीछे क्या करना, जासूसी करना, स्पाई करना, तो आ जाएगा क्या हमारा आंसर सी, स्पाईवेयर ये काम करता है हमारा, जिसके अंदर में आपका कीलॉगर हो सकता है ना। चलिए अगला लेते हैं, निम्न में से कौन सा वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क पर प्रेषित होता है, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, बूट सेक्टर वायरस, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर के चालू होते हुए बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करता है, यह फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों को प्रभावित कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए तैयार किया जाता है, तो क्या होगा जी, आंसर करिए। स्पैम, पोर्टल्स, स्क्रिप्ट्स, वायरस। चर्चा हो गई इस पर हमारी पहली, आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम। अवांछित मेल या मैसेज जो आपके सिस्टम में आपकी इच्छा के बगैर भेजा जाता है और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में रखता है, माइडूम, रूटकिट, ट्रोजन हॉर्स, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लगाइए। उत्तर यहां पर हो जाएगा बी, आपका रूटकिट होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आपकी इच्छा के बगैर कोई भी आपके सिस्टम में बैकडोर से एंट्री कर लेता है और आपके सिस्टम को पूरा क्या करता है, अपने कब्जे में लेने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। वायरस अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, वॉर्म्स अपनी नकल स्वयं करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, तो वायरस अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, ये कथन हमारा सत्य है, और वॉर्म्स अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं, यह भी कथन हमारा सत्य है। मतलब कि दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी वायरस मालवेयर होते हैं और सभी मालवेयर वायरस होते हैं। तो पहला कथन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम सभी वायरस को, पीछे जाके जो अभी यहां पर अचानक से स्किप करके पहुंच गए हो, पीछे जाके देखना, बताया हूं कि सभी वायरस मालवेयर होते हैं, यह कथन हमारा सही है। और वही सभी मालवेयर वायरस होते हैं, यह कथन हमारा गलत है। तो केवल एक सत्य है और दो असत्य है, आंसर नंबर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी तरह के प्रयास किए जाते हैं, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, उपरोक्त सभी। आंसर यहां पर हो जाएगा जी, उपरोक्त सभी। जब आप इंटरनेट के मदद से, कनेक्शन के मदद से आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हो तो उसको फिशिंग कहते हैं। जब वही कॉल आप बात करके वॉइस के माध्यम से करते हो तो उसको विशिंग कहते हैं, और जब वही काम आप एसएमएस के माध्यम से करते हो तो उसे स्मिशिंग कहते हैं। कुल मिला के ये फिशिंग के टाइप है, विशिंग और स्मिशिंग। टोटल आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है, 0000, मैंने बताया था, पीछे देखिएगा जाके वीडियो,
000 मतलब कि मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 255 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। देखो किसी में ज्यादा तो नहीं दिख रहा है आपको, तो 000 वाला हाँ तो सही आईपी एड्रेस है। 198.0.11110 सही है, आईपी एड्रेस है। 192.111.141.121 ये भी आईपी एड्रेस है। 198 सॉरी 211 और 273 ये मिल गया। ये 255 से बड़ा है, यही हमारा आईपी एड्रेस नहीं, ये उत्तर होगा हमारा। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहां पर प्रोटोकॉल के नाम दिए, यहां पर उनका काम दिया हुआ है। पहला एफटीपी, तो एफटीपी का काम क्या कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है अपलोडिंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सी। टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है रिमोट लॉगिन के लिए, तो उसका हो गया बी। रिमोट लॉगिन मतलब आप यहां से बैठे बैठे किसी दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हो तो टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करके आप लॉगिन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आता है एआरपी। एआरपी होता है मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मतलब कि आप मैक एड्रेस के माध्यम से, आईपी एड्रेस के माध्यम से आप नेटवर्क तक तो पहुंच जाते हो, पर एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करके आप मैक एड्रेस तक पहुंचते हो, उसको बोला गया यहां पर एआरपी के बारे में। ठीक है, चलिए मैक एड्रेस वाली प्रॉपर क्लास है जी, उसको आप देखना, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। वो ऐसा ही मॉडल का भी एक अलग क्लास बनाया हुआ, उसको भी देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जी। अगला प्रश्न है, एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है, और उस सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग आया, अपनी कॉपी स्वयं बनाने वाला, तो दिमाग में एक नाम आना चाहिए मात्र, वो है वॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है, इन्फेक्टेड वेबसाइट, पेन ड्राइव, सीडी रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इन्फेक्टेड वेबसाइट से वायरस फैल सकता है, पेन ड्राइव से भी वायरस फैल सकता है, सीडी रोम जो है ना वो एक आदर्श तरीका नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा यहां पर सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सत्य है। यहां पर कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं, ये उनके प्रकार दिए हुए हैं, कौन सा सत्य है बताना है। ऑरेकल वेब ब्राउजर बिल्कुल गलत। ऑरेकल क्या है जी, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। नेसुस ये हैकिंग टूल है, ये हमारा सही होगा। क्रैकर एंटीवायरस प्रोग्राम है, ये भी गलत होगा। और नॉर्टन एक वायरस है, ये गलत है। नॉर्टन जो है वो एक एंटीवायरस है, और क्रैकर एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो उत्तर यहां पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वायरस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, वायरस एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, वायरस एक कंप्यूटर कोड है। क्या कथन सत्य है, एकदम सरल है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, वायरस एक कंप्यूटर कोड है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सीएससी। सीएससी का पूर्ण रूप है कैश सिक्योरिटी कोड, कार्ड सिक्योरिटी कोड, कोड सिक्योरिटी कार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सीवीवी जो होता है कोड वेरिफिकेशन कोड, उसके अंदर में जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है, किसकी रखी जाती है, कार्ड सिक्योरिटी कोड की इंफॉर्मेशन। आंसर क्या हो जाएगा, कार्ड सिक्योरिटी कोड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑप्शन ए bheemupi.in, ऑप्शन बी www.bheemupi.org.in, ऑप्शन सी www.bheem.com, www.bheemupi.gov.in। उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा क्या, बी, www.bheemupi.org.in। फैक्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल भुगतान किया जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, उपरोक्त सभी। बताएं, इजी है जी, इसके द्वारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। माइडूम, एनमैप, नॉर्टन और आपका डॉक्टर सॉलोमन टूल किट एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो यहां पर जो नॉर्टन है और डॉक्टर सॉलोमन टूल किट है, ये दोनों एंटीवायरस है। तो माइडूम और एनमैप जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
क्लाइंट किसे कहते हैं? क्लाइंट किसे कहते हैं? कंप्यूटर के समूह को, सेवाओं की पूर्ति करने वाले को, सेवाओं की मांग करने वाले कंप्यूटर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्लाइंट हैं, हम सर्वर से डिमांड करते हैं फाइल की, तो मांग करने वाला हो गया कौन? क्लाइंट। और प्रदान करने वाला, पूर्ति करने वाला हो गया कौन? सर्वर। ठीक है, क्लियर। अगला, ओएसआई में फाइल ट्रांसफर, ईमेल इत्यादि का प्रयोग की सुविधाएं कौन सी परत करती, कौन से लेयर में? 7 लेयर बताए हूं वहां पर। कौन से लेयर में होता है? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ईमेल भेजने के लिए हमको ईमेल का एप्लीकेशन में बैठना पड़ेगा, तो यूजर कहां बैठता है? एप्लीकेशन लेयर में। तो भेजने के लिए कौन सा लेयर प्रयोग किया जाएगा? तो एप्लीकेशन लेयर प्रयोग किया जाएगा। आपको ये ओएसआई के लिए पूरी मेरी जो क्लास डली है उसको देखना जाके ना, तब जाके समझ में आएगा ओएसआई मॉडल क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अभी पूरा लंबा से समझा नहीं सकता यहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़िए। मैकफी एक प्रोग्राम है जो नेटवर्क की सुरक्षा करता है। फायरवॉल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बताइए भाई, मैकफी कोई प्रोग्राम है जो नेटवर्क की सुरक्षा करता है, ये सही है क्या? मैकफी एक एंटीवायरस है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। ठीक है, फायरवॉल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा गलत है ना। तो कथन 1 सही है ना, तो कथन 2 सही है। हमारा दोनों ही कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सत्य, दूसरा सत्य, गलत। कथन 1 सत्य, दूसरा सत्य, ये भी गलत। कथन 1 असत्य, दूसरा सत्य, ये भी गलत है। दोनों ही असत्य है। उत्तर आ जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दुनिया है जहां इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम होते हैं? तो है सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, बोट नेट। आंसर हो जाएगा क्या? डार्क वेब के माध्यम से होता है क्या हमारा साइबर क्राइम किया जाता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां से मतलब एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से इंटरनेट में हम अपनी पहचान छुपाकर कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि हम लोग साइबर लॉ की नजर में से बच सकते हैं, छुप कर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पकड़ा गए तो फिर आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होगी। सामान्य तौर पर टॉर ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। कौन सा ब्राउजर बोला मैंने? टॉर ब्राउजर। भारत में के कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इनको क्या करके रखा है? बैन करके रखा है। पर ये यूएस में क्या है? ये लीगल है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? एआई के जनक एलन ट्यूरिंग, डीप ब्लू शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर, एलेक्सा अमेजन वॉइस असिस्टेंट, सीरी एप्पल वॉइस असिस्टेंट। हमारा लगभग 3 ऑप्शन यहां पर सही है भाई। कौन कौन सा? बी, सी, डी सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो एआई के जनक एलन ट्यूरिंग नहीं है। तो कौन है जी? बताओ आंसर ऑप्शन में कमेंट में बताइए। तो ये कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी है एआई के जनक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा हो गया। तो यहां पर हमने पूरे 100 प्रश्न किए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं जी मैं यहां पर। और मेरे वीडियो के लिंक्स नीचे डली हुई है, सब जाके प्रॉपर वीडियो को देखना है, अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है कि नहीं? फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।